नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। शाम के 6 बज चुके और मैं हाजिर हूं न्यूज अपडेट को लेकर। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। शुरुआत उस खबर से जिसकी तस्वीर जब सामने आई तो वो तस्वीर हैरान कर देने वाली थी। इंदौर में कल लूटपाट हुई। दिन दहाड़े बैंक में घुसकर 6.5 लाख रुपए के समथिंग लूट लिए गए। 2 बार हवाई फायर भी किया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर में इस तरह से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे दिया गया। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन किया, कई टीमें बना दी गई, रात भर सर्च किया। उसके बाद पूरा खुलासा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अपराधी भले ही अभी गिरफ्त से दूर हो, आरोपी बाहर है गिरफ्त से, लेकिन खुलासा पूरा हो गया है कि जिसने लूट किया वो कौन है, कहां रहता है और क्या मकसद था। इस रिपोर्ट को आप शाम को लगभग 4:41 पर पंजाब नेशनल बैंक जो स्कीम नंबर 54 में स्थित है, वहाँ एक अपराधी अंदर घुसा जिसके हाथ में बंदूक थी और उसने वहाँ एक फायर करके और बैंक कर्मचारियों को डराकर और एक बैग में पैसे भरकर वो निकल गया। बाद में जब इस राशि को हम लोगों ने काउंट कराया तो वो लगभग 6,64,000 के आसपास वो राशि थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने अपराधी आइडेंटिफाई कर लिया है। अपराधी के पास से काफ़ी सामान हमारे पास जब्त हो गया उसके घर से, और अपराधी के पीछे हमारी टीमें लगातार सनसनीखेज ये मामला सामने आया था। अब जो पकड़ा गया है उसके बारे में आपको बताते हैं, जिसने दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया है। कौन है ये आरोपी, इसके बारे में आपको बताते हैं। दिखाइए जरा तस्वीर और पूरी जानकारी। इंदौर का बैंक लूटने वाला कौन है, जरा ये जान लीजिए। 47 साल का अरुण कुमार सिंह, इसी ने बैंक लूटी, और बैंक लूटी तो 6.5 लाख रुपए लूटी। उसके बाद क्या खुलासा हुआ है, आज बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के एटा का रहने वाला है, ये यूपी के एटा का रहने वाला है, जिसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार तो नहीं किया, लेकिन इसके बारे में पूरी कुंडली निकाली है। सेना से बर्खास्त है ये लुटेरा, सेना में ही भर्ती रहा है 1999 से लेकर 2006 तक, लेकिन सेना से बर्खास्त है क्योंकि आदत खराब थी। शराब पीता था, शराबी है, बेरोजगार है, और इसी शराब और बेरोजगारी के चलते इसने ये कदम उठाया। आदतन नशेड़ी है। 6.64 यानी 6,64,000 ये लूट की गई। इतने रुपए लूटे थे। लूट के बाद क्या किया ये आपको बताते हैं।
लूट के बाद हुआ क्या उन पैसों का? 50,000 से 55 इंच की टीवी खरीदी गई। बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है कि सिर्फ टीवी के लिए यह लूट को अंजाम दिया गया। 50,000 की 55 इंच की टीवी, आधे रुपए पत्नी और बेटी को दे दिए। बेटी भी है इसकी 18 साल की, बालिग बेटी है, पत्नी को दे दिए। रुपए देकर ये फरार हो गया। रुपए दिए इसने कल, उसके बाद रफू चक्कर हो गया और पुलिस अभी ढूंढ ही रही है। लेकिन खुलासा सब कुछ हो गया है, कहां रहता है, क्या करता है, क्या बैकग्राउंड है। 3 लाख रुपए पुलिस को मिल गए हैं। 3 लाख रुपए, 6,64,000 में से 3 लाख रुपए पुलिस को मिल चुके हैं। 315 बोर की बंदूक, यही वो बंदूक थी, और कारतूस। यहां पर एक खुलासा और करेंगे, आपको बताएंगे आखिर इसकी पहचान कैसे हुई है। 315 बोर की बंदूक और कारतूस मिल चुका है। इसके अलावा क्या कुछ मिला है ये भी आप देख लीजिए। रेनकोट जिसको पहनकर ये बैंक में दाखिल हुआ ताकि कोई पहचान ना पाए, और बाइक। कैसे पहचान हुई है ये बड़ी बात है। जूते के कारण सिक्योरिटी गार्ड होने की पुलिस को एक भनक लगी कि ये सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था, और कुछ जानना चाहिए था पुलिस को। और भी जाना, कैसे जाना? कारतूस जब इसने फायर किया बैंक में तब कारतूस गिर रहे थे। कारतूस जब गिरा तो उठा के सीधे जेब में डाल दिया, और ये आदत हर किसी की नहीं होती है। इसलिए पता चला कि ये आर्मी से हो सकता है। पुलिस को यही शक हो गया कि ये हो ना हो रिटायर्ड एक्स आर्मी। रात भर पुलिस ने सर्च करके बाइक भी ढूंढी। पूरे इंदौर में सर्च किया गया, रात भर पुलिस लगी रही, बाइक ढूंढी गई। पुलिस की 4 टीमों ने इस केस को सॉल्व किया है। एक सीसीटीवी खंगाल रही थी, एक बाइक को ढूंढ रही थी, एक नाके पर लगी हुई थी, एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर रही थी। 4 टीमें जिन्होंने मिलकर ये खुलासा किया है। 1000 सीसीटीवी की पड़ताल हुई है। 1000 सीसीटीवी खंगाले गए, क्योंकि मामला बड़ा था। और इस मामले बड़े होने के बाद खुलासा यह हुआ कि ये एक्स आर्मी मैन है, जिसे पकड़ा गया। अभी तो नहीं, लेकिन पकड़ा जाएगा। लेकिन इसकी पत्नी, घर, सब कुछ जानकारी मिल चुकी है। बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर में क्या हुआ वो आपको बताते हैं। फ्लैट में जो लोग रहते हैं, फ्लैट में आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि बड़े बड़े शहरों में एक ही जगह पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी चाहे उतनी मंजिल इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। ग्वालियर में ये हुआ कि 27 परिवारों के साथ बड़ी घटना होते होते टल गई। यहां के ठाटीपुर के नेहरू कॉलोनी में एक गोल्डन टावर मल्टी का अचानक एक पिलर टूट गया। अचानक से पूरी बिल्डिंग एक और झुकने लगी। लोगों में डर लग गया। कुछ तो लोग कहने लगे कि भूकंप तो नहीं आ गया। लोग अपने घर से बाहर निकल आए, सड़क पर आ गए। बाहर निकले तो देखा तो पिलर टूट रहा है, जिसके बाद अब पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है और 27 परिवार अपना घर होने के बावजूद भी सड़क पर आ गए। देखिए इस रिपोर्ट को। फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए एक तस्वीर सामने आई है। अगर आप भी फ्लैट में रहते हैं तो ये तस्वीर आप देखिए, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई है। यहाँ एक बिल्डिंग जिसपे कई फ्लैट हैं, जहाँ 27 परिवार इसी मल्टी में रहते हैं, लेकिन अचानक इस बिल्डिंग का एक पिलर टूट गया, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। मल्टी में रहने वाले लोग और आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि 1-2 दिन से मल्टी में कुछ आवाज आ रही थी। रात में पिलर पर नजर पड़ी तो आरसीसी के साथ लोहे के सरिये तक टूट चुके थे। अब जैक लगाकर बिल्डिंग को साधा गया है। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग बिल्डर मोहन बांदिल ने बनाई थी। घटना के बाद पुलिस, नगर निगम, रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि मल्टी गिर ही जाएगी, लेकिन सब कुछ छोड़कर बाहर आ गए हैं। इतना भी समय नहीं मिला कि खाना जो बना था उसे साथ ले आते। सभी 27 परिवार अब अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर समय गुजार रहे हैं। इसमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी में एक एक पाई जोड़कर इस मल्टी में फ्लैट लिया, लेकिन अब उन्हें अपने ही घर में जाने से डर लग रहा है। ये 7:30 बजे की घटना है। एकदम है ना, ऐसा लगा जैसे भूकंप आया है और नीचे पिलर डैमेज। सारे लोग निकल के भागे हैं, खाना वाना कुछ नहीं खाया, जैसे थे वैसे ही भागे। जब से ये है ना बाहर है, और मल्टी का आप हाल देख रहे होंगे, सब डैमेज हो चुकी है नीचे से। अब मल्टी में कोई ना जाए, इसके लिए मल्टी के दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। पूरी मल्टी खाली करा ली गई है। निगम इंजीनियर के मुताबिक बिल्डिंग का पिलर फेल हो गया। पिलर के सरिये सही तरीके से बंधे नहीं थे। आरसीसी का इस्तेमाल ठीक से हुआ नहीं था। मल्टी में कॉलम की संख्या भी कम बनाई गई, जिससे स्थिति ये बन गई। नगर निगम की ओर से मल्टी में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश ना हो, और जब तक बिल्डिंग को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, वहां कोई नहीं जा सकता। इसके लिए सूचना भी दीवार पर चस्पा कर दी गई है। वहीं इस बड़ी घटना को लेकर नगर निगम के अफसर बसते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि मामले में मल्टी बनाने वाले बिल्डर पर कार्रवाई की जा रही है,
इसके लिए जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बिल्डर को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मल्टी में कई खामियां होने के बावजूद निगम के अधिकारियों ने इस मल्टी को कैसे पास कर दिया। सवाल ये भी उठता है कि शहर के अंदर सैकड़ों ऐसी मल्टी हैं जो मानक के अनुरूप नहीं बनी है, जिसमें हजारों की संख्या में परिवार रह रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर भी एक बड़ा संकट मंडरा रहा है? अनिल गौर, विस्तार न्यूज, ग्वालियर। ग्वालियर का यही गोल्डन टावर है जहां पर बीती रात 27 परिवारों की जिंदगियां दांव पर आ गई। बीती रात इसी गोल्डन टावर का जो पिलर है वो क्षतिग्रस्त हो गया और उसके बाद भगदड़ मच गई और रात में ही 27 परिवारों को इसी गोल्डन टावर मल्टी से बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं कि ये जो पिलर है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कहीं ना कहीं जो इस मल्टी में जो काम हुआ है वो पूरी तरह से अनियमितता का। लेकिन सवाल इस वक्त का है कि जिस तरीके से एक बड़ी घटना होने से टल गई तो कहीं ना कहीं कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अनिल गौर, विस्तार न्यूज। और अगली खबर आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपके बच्चों से जुड़ी हुई खबर है। आपके बच्चे कहां रहते हैं, किससे मिलते हैं, कहां खेल रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, अगर आपको ये पता नहीं होता तो आपसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति कोई नहीं है। माफ कीजिएगा कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन घटना कुछ ऐसी हुई है। आप अगर अपने बच्चों पर नजर नहीं रखेंगे तो कुछ भी उनके साथ हो सकता है। और ऐसा हुआ है, एक नहीं दो जगह दो बच्चों की मौत हुई है सिर्फ एक लापरवाही के चलते। देखिए इस रिपोर्ट में। बेपरवाह और लापरवाह माँ बाप के लिए दो खबरें आई हैं जो उज्जैन और श्योपुर से सामने आई हैं, जहां दो बच्चों की खेलते खेलते तालाब में डूबकर मौत हो गई। यानी बच्चे कहां खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, तालाब में हैं या गड्ढे में हैं, लेकिन घर वालों को ना तो खबर है ना ही ये पता कि उनके बच्चे किस मुसीबत में फंस गए हैं। सबसे पहले उज्जैन में जानिए कि आखिर यहाँ क्या हुआ। उज्जैन की उन्हेल तहसील के पास माली खेड़ी में दुखद घटना सामने आई, जहां स्कूल से लौट रहे दो नाबालिग बच्चे तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए। आशंका होने पर गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर उन्हेल थाना पुलिस पहुंची और गोताखोरों की मदद से दो बच्चों को तालाब से निकाला गया, लेकिन जब तक निकाला जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दोनों बच्चों की उम्र करीब 10 साल की थी। चलिए अब आपको दूसरी तरफ श्योपुर से भी खबर बताते हैं, जहां मौर रोड के पास बड़े गड्ढे में दो नाबालिगों की डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चे आपस में रिश्तेदार थे। 12 साल का बच्चा खदान के पास खड़ा था, उसका पैर फिसला और पानी में जा गिरा। ये देखकर 17 साल का उसका भाई बचाने के लिए पानी में कूद गया। आपको बता दें कि ओछापुरा की जिस खदान में दो बच्चे डूबे हैं वो सालों से अवैध रूप से संचालित हो रही है। खनन से यहाँ बड़ा गड्ढा भी बन चुका है जिसमें बारिश का पानी भरा रहता है। खदान के चारों तरफ सुरक्षा के लिए फेंसिंग भी नहीं की गई। खदान खुद रही हमारे यहाँ अवैध, उसमें गहरा करने गया, उसमें पानी गहरा गया, उसमें नहाने गए और उसमें डूब गए साहब। हमारे लड़के बकरी पिलाने गए खाइन के गड्ढे में टंकी के पास में, तो उनको मालूम नहीं कैसा ये हुआ, नहाए के वापस में गिरे सब बचाने के चक्कर में, क्या है इसको मालूम नहीं। हमारे को खबर मिली, आदिवासी ने दिया था। हाँ, खाइन वो शहरी आदिवासी हर साल करते हैं, अवध है। सरकार यही मांगे कि खाइन बंद करो। एक खदान था, गड्ढा गहरा था उसमें, तो दोनों बच्चे उसमें तो वही मजदूरी काम कर रहे, तो एक बच्चा निकाला लेकिन वो जीवित नहीं हुआ। वहाँ से लाए सभी को, पीएम लाए यहाँ पीएम कराने। सरकार की ओर से आरबीसी 6-4 के तहत इनको 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस प्रकार की जो खदान है उनको चिन्हित करके और उनको भरने की कार्रवाई करेंगे जिससे कि वो खतरनाक स्थिति में ना रहे। रोते बिलखते इन परिजनों को देखिए, अब इनके पास इसके सिवा कुछ बचा भी नहीं है। घर का चिराग बुझ चुका है और अब खुद की लापरवाही को दोष देने से क्या फायदा। आप भी सतर्क हो जाइए, अभी भी समय है। आपके बच्चे कहां जाते हैं, कहां खेल रहे हैं, स्कूल से अच्छे से घर पहुंचे या नहीं, ये सब जिम्मेदारी आपकी ही है, क्योंकि बच्चे भी आपके हैं। बाकी प्रशासन के सहारे रहेंगे तो शायद परिणाम यही भुगतने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इस बीच अब राजनीतिक जगत की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। कुछ ही देर में लगभग 2 घंटे के बाद उनकी मुलाकात होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का उनका कार्यक्रम है।
और सीधे रुख करते हैं, अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। हमारे सहयोगी अमृत, बताइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बीच दिल्ली में ही हैं, क्या क्या कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री की मुलाकात गृह मंत्री से भी होने जा रही है, अमित शाह से। विवेक, मुख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली जब पहुंचे तो वो यहाँ से सीधे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गए और वहाँ पे संगठन के लोगों से उनकी मुलाकातें हुई। इसके बाद वो पांचजन्य जो आरएसएस जहाँ से उनके जो मुखपत्र छपता है उसके भी लोगों से कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई है, लेकिन बीजेपी दफ्तर में उस संगठन के लोगों से वो मिलते हुए भी दिखाई दिए। और यह मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो केंद्रीय संगठन से लेकर के चाहे वो राज्य स्तर का संगठन हो, उसके किस तरह से एक अच्छा को रिलेशन तैयार हो, उसको लेकर के सीएम मोहन यादव एक अपनी निजी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। अब दूसरी जो सबसे बड़ी है खबर ये है कि 8:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात को भी कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय बजट पेश होने वाला है और बजट से ठीक पहले वो मध्य प्रदेश को लेकर के भी जो अपने स्टेक हैं, जिस तरह से अपने लोगों को लेकर के जो उनकी आकांक्षाएं हैं, और खास तौर पर जबकि लोकसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव हाल ही में संपन्न हुआ है, बीजेपी को एक तरह से कहा जाए कि बूस्ट करने में मध्य प्रदेश ने कोई और कसर नहीं छोड़ी है, तो लिहाजा वो एक अपना जो रिवार्ड भी चाहती है। इसके मद्देनजर वो तमाम जो नेता है संगठन के हों चाहे केंद्रीय नेतृत्व में हो, उनसे जो है वो मांग करने के लिए रखी। बिल्कुल अमृत, वो तैयारी भी है और वो तैयारी है और हक भी बनता है, हक भी बनता है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी को, सरकार, केंद्र सरकार को 100 आउट ऑफ 100 सपोर्ट कर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर यह भी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो दिल्ली में हैं ही, छत्तीसगढ़ के सीएम भी विष्णुदेव साय भी दिल्ली में हैं और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से उनकी मुलाकात हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात हुई है, साथ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच आपको ये बड़ी जानकारी दे देते हैं खबरों में कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो दिल्ली में हैं ही, छत्तीसगढ़ के सीएम भी दिल्ली में हैं। विजय शर्मा डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं। मनसुख मांडविया और अश्विनी वैष्णव दोनों मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक भी हुई है और बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। सुनाइए जरा। दिल्ली प्रवास में है, हमारे साथ हमारे डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा भी आए हैं और अभी माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात हुई है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेल का कवर कम है, लेकिन अब बहुत उम्मीद है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अभी बहुत सार्थक चर्चा हुई है और डीपीआर वगैरह बन रहे हैं। आने वाले समय में कई नए रेल लाइन का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में नई रेल लाइन का निर्माण होने जा रहा है। अमृत हमारे साथ लगातार बने हुए दिल्ली से। अमृत, छत्तीसगढ़ के सीएम भी वहां पहुंचे हुए थे दिल्ली, मुलाकात हुई है कई मंत्रियों के साथ, अश्विनी वैष्णव के साथ भी मुलाकात हुई है, 4 नई रेल परियोजनाओं को लेकर बातचीत भी हुई है, और क्या खबर है बताइए। विवेक, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो कोशिश है वो 1 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट्स जो पेश करने वाले हैं 2047 को लेकर के उसके लिए है, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधन से लेकर तमाम रिसोर्सेज से भरपूर है, रिच है, लेकिन उसे जो अभी तक दोहन उसका और एक्सपोजर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और इसी के मद्देनजर केंद्रीय नेतृत्व के जितने भी नेता हैं उनसे वो मिल रहे हैं, साथ ही साथ जो मंत्रालयों के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनसे भी उनकी मुलाकात हो रही है कि छत्तीसगढ़ के विकास में कैसे और पंख जोड़े जाएं, जिससे कि वो एक विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा हो, अग्रणीय श्रेणी में खड़ा हो। और इसके लेकर के वो अभी जो हमने बात जैसा कि आप बता रहे थे कि मनसुख मांडविया से मिले थे, जहां पे वो श्रम मंत्री हैं, युवा रोजगार के मामले, युवा मामले के मंत्री भी, खेल मंत्री हैं। तो लिहाज से छत्तीसगढ़ को इस सेक्टर में किस तरह से बूम दिलाया जाए, साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव से मिल करके उन्होंने जो राज्य में रेलवे से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है और उससे जुड़ी हुई जो लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज है उसको किस तरह से स्थापित किया जाए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये मुलाकातें हैं और ये मुलाकातें छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ देना भी आगे आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ मुलाकात के फायदे भी होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहिए और लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। बात करेंगे मौसम की मार की, क्योंकि मौसम तो मानसून का है लेकिन बीमारियां लगातार घर में पहुंच रही हैं। बदलते मौसम के मिजाज के साथ मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। डेंगू मलेरिया ने दस्तक दे दी है, लगातार संख्या बढ़ रही है मरीजों की। विंध्य में क्या हाल है, रीवा, सतना, यहां पे क्या स्थिति है, उस रिपोर्ट को आप देखिए। रीवा सहित पूरे विंध्य में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
डेंगू मरीजों की संख्या ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। डेंगू के मच्छर पानी में पनपते हैं। घरों के आसपास कूलर, पुराने टायर, टूटे बर्तन, इन सभी में भरा हुआ पानी डेंगू का खतरा बढ़ाता है। विंध में डेंगू का डंक दिख रहा है। रीवा जिले में 185 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सतना में 368 केस सस्पेक्टेड हैं। सीधी में 14 पॉजिटिव केस, सिंगरौली में 6 पॉजिटिव केस, रीवा शहर में ही 56 पॉजिटिव केस हैं। कैसे लक्षण हुए, कैसे डेंगू हुआ? मेरे बुखार आती थी और सर में दर्द होता था, पूरा शरीर टूटता था। हाँ, और उल्टी टाइप के लगती थी। हाँ, यही सब हो रहा था, लक्षण था। डॉक्टर को दिखाया तो डेंगू बताए। जिला अस्पताल के मेडिसिन डॉक्टर का कहना है कि पिछले 15 दिनों से जैसे ही मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ी है, डेंगू मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके लक्षण प्रमुख तौर पर चकत्ते आना, ब्लड रिपोर्ट में भी प्लेटलेट्स कम होना है। इसका उपाय लगातार मच्छरदानी का इस्तेमाल करना और साफ सफाई ही है। 15 से 20 दिनों से जैसे ये मानसून स्टार्ट हुआ है और आर्द्रता जो ह्यूमिडिटी बढ़ी है, और तब से ऐसा लग रहा है कि पेशेंट की संख्या भी बढ़ी है और डेंगू के केस भी आए हैं। ऐसे लक्षण आते हैं कि चकत्ते आ रहे हैं, जोड़ों में दर्द, आँखों के पीछे दर्द आ रहा है। यदि हम लोग मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं और क्या कहते हैं आसपास साफ सफाई रखते हैं तो इसको अपन कम कर सकते हैं, इसकी संख्या को। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लगी हुई है। हर ब्लॉक में जांच की जा रही है। इसकी रिपोर्टिंग भी हो रही है। जहां भी केस मिल रहे हैं, मच्छरों के लिए स्प्रे किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम पेरी फेरी में भी और ज़िले पे भी प्राथमिक स्वास्थ्य के CSC लेवल पर और सब हेल्थ सेंटर पर पूरी टीम सबको जो है सतर्क कर दिया गया है। सभी पूरी टीमें सर्वे भी कर रही हैं और पूरी रिपोर्टिंग कर रही हैं। जहाँ भी अगर ऐसे केसेस मिलते हैं वहाँ पर जो है तो स्प्रे भी हो रहा है। डेंगू के बढ़ रहे मरीजों ने चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन इसके बचाव के लिए हमारे आसपास जो भी अनुपयोगी चीजें हैं वहाँ पर पानी का जवाब ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ये केसेस ये देखना है कि हमारे यहाँ आसपास, घर के आसपास जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे पिगरी जो सुअर है या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वहाँ पे जमाव तो नहीं हो रहा, वहाँ स्टे तो नहीं हो रहे हैं। अगर उनको अपना प्रोटेक्ट कर लें, इसमें एक और मदद हो सकती है कि हम पशु विभाग के टीम का भी मदद लें कि कहाँ कहाँ हमारे जो सुअर पालक हैं उनके सुअर की गैदरिंग कहाँ कहाँ ज़्यादा है। अगर उनको सही तरीके से सर्विलेंस कर ले तो जेई से बचा जा सकता है। तो देखा आपने, सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि डेंगू जो है वो साफ पानी में भी फैलता है। तो इसलिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें, अपने आसपास सफाई रखें। और विस्तार न्यूज़ आपसे अपील करता है कि डेंगू जिस तरह फैला है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमने मास्क इसलिए नीचे उतार दिया क्योंकि हम अस्पताल के बाहर आ गए हैं। तो सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। बढ़ते आगे। चंबल में बंदूक की नुमाइश कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या हो जब बैठक में बंदूकधारी लोगों को अपनी बात ही ना कहने दें। मुरैना में ऐसा हुआ है। महिला जनपद अध्यक्ष के पति के बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैठक के दौरान अध्यक्ष पति अपने रंगबाज बंदूकधारी बॉडीगार्ड के साथ बैठक में विरोध करने वालों को धौंस दिखाते हैं। कैसे मुरैना में प्रशासन की नाक के नीचे कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी बानगी पेश करते हुए इस रिपोर्ट को आप देखिए। चंबल का इलाका बुलेट और बैलेट के लिए अरसे से मशहूर रहा है, पर आज हम बात बुलेट और बैठक की कर रहे हैं। मामला जौरा जनपद दफ्तर का, जहां साल भर बाद जनपद के कराए जा चुके और आने वाले वक्त में कराए जाने वाले कार्यों को लेकर बैठक हो रही थी। जिस वक्त महिला जनपद अध्यक्ष बैठक ले रही थी, उसी वक्त अध्यक्ष पति अपने 3 बंदूकधारी गार्ड के साथ वहां पहुंच गया और महिला जनपद अध्यक्ष और CEO के पास में कुर्सी डालकर बैठ गया। उसके बाद उनके 3 सुरक्षाकर्मी भी दाएं बाएं खड़े हो गए। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। दरअसल बैठक के दौरान एक एक करके जनपद सदस्य अपनी बात कर रहे थे और साथ ही कुछ कार्यों का भी विरोध कर रहे थे। इस दौरान वार्ड 19 से निर्वाचित जनपद सदस्य संत राव रावत खड़े हुए और अपनी बात CEO और महिला जनपद अध्यक्ष के सामने रखने लगे। अध्यक्ष के पति की सुरक्षा में खड़े 3 युवकों में से एक नीचे आया और जनपद सदस्य के हाथ को पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। इस बात को लेकर वार्ड 21 से निर्वाचित जनपद सदस्य नरेंद्र सिकरवार और टिंकू ने इस बात का विरोध किया तो उसे भी चेतावनी दी, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
मामले का वीडियो वायरल हुआ तो वहीं वार्ड क्रमांक 19 से निर्वाचित जनपद सदस्य संतराम रावत ने जौरा थाने में आवेदन देकर भी इस मामले की शिकायत की। वहीं वार्ड क्रमांक 21 से जनपद सदस्य नरेंद्र सिकरवार और टिंकू का कहना है कि पूरी बैठक बंदूक के साए में हुई। ये जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को दबाने के लिए गुंडागर्दी और भय का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी चुना हुआ जनपद सदस्य अपनी आवाज़ ना उठा सके। क्षेत्र में पूरे जौरा जनपद में भ्रष्टाचार का बोलाबाला है। सीओ से लेके और जनपद अध्यक्ष और उनके पति द्वारा 10 से 15% कमीशन लिया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो वीडियो सामने आया है उसकी जांच करवाई जा रही है। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वही मेरा कहना है कि ये इस तरह से होना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति अपने साथ में लाइसेंसधारी गनर रख सकता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर जो बैठक है जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, राजनेता हैं और दादागिरी वाली जैसी स्थिति मेरे हिसाब से। लेकिन चूंकि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, थाना प्रभारी से एक बार बात करेंगे, उनको बता देंगे। अगर कुछ इस तरह से कुछ हुआ है तो आगे कार्रवाई होगी। वीडियो वायरल होने के बाद अब इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें लोग शासन प्रशासन और पुलिस पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि मुरैना कोई फिल्मों में दिखाया जाने वाला मिर्जापुर है क्या, जहां जनता के चुने प्रतिनिधियों की बैठक बंदूक के साए में कराई जा रही है। वैसे भी शासन के तो सख्त आदेश है कि किसी दफ्तर किसी बैठक में बंदूकधारियों की एंट्री पर पाबंदी है। उम्मीद है कि मुरैना प्रशासन अध्यक्ष पति की इस रंगबाजी पर कड़ा एक्शन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये मुरैना है, चंबल है, यहाँ बंदूकें दिखाई जाती हैं और इसी से रौब झाड़ा जाता है और यही समाज में एक प्रेस्टीज पॉइंट बन गया है। उधर इसी बंदूक के चलते अपराध भी होता है। मुरैना में जमीन विवाद को लेकर गोली चल गई। बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी, बेटी और बेटे को गोली मार दी। बड़े भाई और उसके बेटे ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माता बसैया थाना क्षेत्र के चंदूपुरा गांव की ये घटना है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन विवाद, और इस जमीन विवाद में छोटे भाई की पत्नी, बेटे और छोटे भाई को गोली मारी गई। आज से देवास में संत श्री रावतपुरा सरकार के चातुर्मास व्रत अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। 17 जुलाई से लेकर 17 सितंबर तक पूरे 2 महीने रोजाना कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इसके पहले संत श्री रावतपुरा सरकार ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और सभी के कल्याण की कामना की है। देखिए। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। हमारे वेदों में गुरु को भगवान से भी बढ़कर बताया गया है और गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा बहुत ही आस्था के साथ पूरे देश में की जाती है। इस बार 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, जिसके लिए आज से देश भर में चातुर्मास व्रत अनुष्ठान उत्सव की शुरुआत हो गई है। चातुर्मास व्रत अनुष्ठान से पहले संत शिरोमणि श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। उज्जैन में रावतपुरा सरकार महाराज ने महाकाल की पूजा विधि विधान से की। महाराज जी ने बाबा महाकाल के गर्भगृह में अभिषेक और पूजन किया और सभी के कल्याण और खुशहाली की कामना की। महाकाल की बड़ी कृपा है कि हम यहाँ साल बुलाते हैं। आज एकादशी का पावन पर्व है। आज से संत लोग, महापुरुष लोग चतुर्मास व्रत अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। ये महाकाल की नगरी बड़ी पवित्र शक्तिमान है। शक्ति प्राप्त होती है, सुख मिलता है, कल्याण होता है। हर साल मैं आता हूँ, हमेशा उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। चातुर्मास व्रत अनुष्ठान महोत्सव की शुरुआत आज से मां चामुंडा की नगरी देवास में होगी। महोत्सव 17 जुलाई से 17 सितंबर तक पूरे 2 महीने चलेगा, जहां आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा।
इस महोत्सव के लिए महाराज रावतपुरा सरकार आज देवास में होंगे, जहां लाखों लोग भक्ति भाव के साथ कलश यात्रा में शामिल होंगे। इस पावन कार्यक्रम में देवास विधायक गायत्री राजे पवार भी शामिल होंगे, जहां पूज्य महाराज रावतपुरा सरकार के अमृत वचनों की गंगा बहेगी। इस अवसर के लिए महाराज जी ने सभी भक्तों को आमंत्रित भी किया है। सभी भक्तों को आमंत्रण कर रहा हूं कि आप बड़ी भक्ति भाव से राजमाता चतुर्मास का प्रबंध देख रही हैं। सभी लोग आएं और माँ और महाकाल की भक्ति में आनंद लें और माँ का जो चामुंडा की कृपा है उनकी आराधना करें। चातुर्मास व्रत अनुष्ठान महोत्सव के लिए भक्त उत्साहित हैं और विधायक गायत्री राजे पवार खुद व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही हैं। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट। जी हां, तो आज से मंगल कार्य की शुरुआत होने जा रही है। चातुर्मास अनुष्ठान का यहां पर आयोजन किया जाएगा अगले 2 महीने तक। बढ़ते हैं आगे, बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस की हालत मध्य प्रदेश में बेहद कमजोर है और अब खबर यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम बनने जा रही है, नई कार्यकारिणी बनने जा रही है, यानी कि जीतू पटवारी की एक नई टीम आपको नजर आएगी। प्रदेश प्रभारी ने राजनीतिक मामलों की समिति बुलाई है। 20 तारीख को ये बैठक होने जा रही है। नई टीम में युवाओं को मौका मिलेगा। केंद्रीय संगठन को नई सूची को प्रस्तावित किया जाएगा कि कौन कौन से वो नए चेहरे हैं जो इस नई टीम में शामिल हो सकते हैं। तो नई टीम जीतू पटवारी की जल्द ही बनने जा रही है। नया कार्यकारिणी होगा जिसमें कई नए चेहरे होंगे और खबर यह है कि 50% जो चेहरे हैं वो युवा होंगे। अब वो युवा चेहरे कौन से हो सकते हैं ये भी आपको बता देते हैं। ये देखिए, जयवर्धन सिंह पूर्व मंत्री हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। ये जीतू पटवारी की टीम में आपको दिख सकते हैं। नकुल नाथ पूर्व सांसद हैं, कमलनाथ के बेटे हैं। ये भी आपको टीम में दिख सकते हैं क्योंकि 50% युवाओं को जीतू पटवारी रखेंगे, ऐसी खबर है। विक्रांत भूरिया विधायक हैं, कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं, ये भी टीम में हो सकते हैं। सचिन यादव विधायक हैं, अरुण यादव के भाई हैं, सचिन यादव के बेटे हैं, माफ कीजिएगा सुभाष यादव के बेटे हैं, ये भी आपको टीम में नजर आएंगे अगर संभावना बनती है तो। प्रवीण पाठक ग्वालियर से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, ग्वालियर से विधायक भी रहे हैं, तो ये भी टीम में आपको नजर आ सकते हैं। तो ये 5 बड़े चेहरे हैं जो जीतू पटवारी की नई कार्यकारिणी में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बात उस खबर की करते हैं जिसको बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने गौ तस्करों, गौवंश की हत्या करने वालों, गौवंश का अवैध शिकार करने वालों, इनके लिए सख्त कानून बना दिया है। सख्त कानून है और इस कानून को लेकर सियासत भी हो रही है। पहले आप ये जानिए कि कानून क्या है, उसके बाद उसी रिपोर्ट में आपको यह भी देखने को मिलेगी कि कांग्रेस कैसे तंज कस रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं है। राज्य की विष्णु सरकार ने गौ तस्करी को रोकने के लिए पशु कानून में बदलाव किया है। बदले हुए कानून पर अब गौ तस्करी करते पकड़े जाने पर 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान रखा गया है। गौ तस्करी पर खैर नहीं है। 20 साल पुराने कृषक पशु कानून में बदलाव किया गया है। गौ तस्करी पर अब 7 साल की सजा का प्रावधान हुआ है। साथ ही संपत्ति की कुर्की और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पशु परिवहन के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी होगा। परिवहन करने वाली गाड़ियों में फ्लैक्स भी लगाना होगा। गौवंश का अवैध परिवहन अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि देश के हर राज्य में गौ हत्या को लेकर क्या क्या कानून हैं। महाराष्ट्र में 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना है। मध्य प्रदेश में 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना है। गुजरात में गौ हत्या पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। हरियाणा में 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 साल तक जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना गौ हत्या पर लागू है। कानून में हुए बदलाव पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने तस्करी और अवैध परिवहन पर सख्त सजा का प्रावधान किया है। तस्करी करने पर वाहन राजसात किया जाएगा। वाहन मालिक पर कार्रवाई भी होगी। विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना
परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूरा परिवहन अवैध माना जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा लिए गए फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बताया कि उसमें कोई नया कानून नहीं है, अलग अलग समय में संशोधन किए गए थे। 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी, इसका क्यों तब क्रियान्वयन नहीं हुआ? पुरानी बोतल में नई शराब भरने जैसा है। देखिए, उसमें कोई नया कानून नहीं बनाया गया। मेरी जानकारी के अनुसार अलग अलग समय में संशोधन लाए गए थे। इनकी 15 साल तक सरकार थी, इन लोगों ने क्यों क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? इस पर कभी कोई क्रियान्वयन नहीं किया गौ तस्करों के ऊपर में। यहाँ पर गौ तस्करी बड़े पैमाने में होते रही, उसी को आज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पुरानी बोतल में नई शराब वाली। ये वही किस्सा है, पहले से ही कानून लागू है यहाँ पर। तो दरअसल पिछले दिनों अवैध गौ तस्करी के मामले में 3 लोगों की आरंग में मौत का मामला सामने आया था। इस मामले में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। अब सरकार विवादों को रोकने और गौवंश को संरक्षित करने के लिए कानून में संशोधित कर चुकी है। इस कानून को संशोधन करने से कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बारिश का मौसम, मॉनसून, लेकिन राजधानी रायपुर में बारिश हो नहीं रही थी। आज जब हुई है तो झमाझम हुई है, मूसलाधार हुई है और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन राजधानी पानी पानी हो गई। स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई। हल्की बारिश से ही रायपुर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो गई। देखिए, राजधानी रायपुर में हुई हल्की बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। बारिश से निपटने के लिए निगम की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन हल्की बारिश में ही सड़क पर जल जमाव की स्थिति हो गई। भटगांव स्थित अंडरपास के नीचे पानी लबालब देखने को मिला। यहाँ टर्निंग के पास सड़क पर कई गड्ढे भी हैं, जो कि बारिश आने से पहले नहीं भरे गए, जिसके कारण हल्की बारिश में ही गड्ढों में पानी भर गया है। अब ये गड्ढे जानलेवा हो चुके हैं और इन्हीं गड्ढों में से होकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। रायपुर में आज झमाझम बारिश हुई है, लेकिन बारिश होने से सिस्टम की पोल खुल गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अंडरपास है और अंडरपास के नीचे आप देखिए किस तरीके से जल भराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। और सिर्फ अंडरपास के नीचे ही नहीं, बल्कि सड़क के दोनों तरफ अगर आप नजर डालेंगे, देखिए ये बड़े बड़े गड्ढे आपको नजर आएंगे और इन गड्ढों में देखिए आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा। ये देखिए राजधानी रायपुर का हाल है, जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है। राजधानी की सड़कों पर गड्ढे होने और पानी जमा होने की वजह से हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। इस इलाके से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, इस वजह से यहाँ ट्रैफिक भी लग जाती है। भाटा गांव इलाके के रहने वाले लोग बताते हैं कि आने जाने में काफी दिक्कत होती है। कई बार तो गाड़ी भी पलट जाती है और कई बार गड्ढों में गाड़ी जाने की वजह से गाड़ियां खराब हो जाती हैं। आए दिन गाड़ी, ऑटो, रिक्शा वगैरह पलटी होते रहता है। गड्ढा इतना है कि इसको पाटने से फिर और डबल गड्ढा हो जाता है। खाली मलमा डाल के रख देते हैं, इसमें गड्ढा पूरा पट नहीं पाता सही। इसमें पलटी होने का चांसेस रहता है। ऐसे में कोई पैदल यात्रा वाला इंसान यहाँ से रास्ता क्रॉस नहीं कर सकता। बहुत दिक्कत है हम लोग को भी। इसके वजह से गाड़ियाँ खराब हो जाती है हमारी, घच्चर के चक्कर में। रोड बनाना चाहिए यहाँ। ये रोड प्लेन नहीं है, इसकी वजह से इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है। कभी कभी यहाँ गाड़ियाँ पास नहीं हो पाती तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत सारी दिक्कत है भैया, क्या कर सकते हैं। राजधानी में रहने वाले लोगों का कहना है कि सड़क का बुरा हाल होने के बावजूद इसे बनवाया नहीं जा रहा। लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं और इसके बावजूद प्रशासन बेसुध है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिस्टम कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? क्या तब जाकर प्रशासन की नींद खुलेगी और इस सड़क की मरम्मत कराई जाएगी? सरकार और सिस्टम से लोगों की यही उम्मीद होती है कि बारिश आने से पहले जो है रोड की मरम्मत हो जाए, रोड को दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जब बारिश हो तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन देखिए, ये राजधानी रायपुर के सड़क का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से यहाँ आपको हर जगह गड्ढे नजर आएंगे। काफ़ी रिहायशी इलाका है ये, काफ़ी लोगों का आना जाना होता है यहाँ से, लेकिन जल भराव की स्थिति जो है आपको हर जगह यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए, ट्रैफिक भी जो है यहाँ पर काफ़ी आपको व्यस्त नज़र आएगा। किस तरीके से जो है पूरा पानी लबालब यहाँ पर भरा हुआ है। और ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत हल्की बारिश हुई है। और ये हल्की बारिश में जो है रायपुर के सड़क का पोल खुल गया है। अब सिस्टम पर सवाल उठता है कि आखिरकार क्या तैयारी है सिस्टम की, जब भारी बारिश होगी तो क्या हाल होगा रायपुर के सड़कों का, आप अंदाजा लगाइए। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।
तो राजधानी रायपुर के गड्ढे में भरा पानी और वो पानी और गड्ढा मुसीबत सबका सबब बन गया है राजधानी वासियों के लिए। उधर सुकमा में भी बारिश हुई और बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति देखने को मिली। दोरनापाल से जगरगुंडा सड़क पर चिंतलनार माले वांगू नाले में जलभराव से आवागमन ठप हो गया। तस्वीर आपको दिखा रही जो रास्ता है, रास्ते पर आप देखेंगे कि नाला ओवरफ्लो हो गया और ये पानी सड़क के ऊपर से बहता हुआ नजर आया, जिसके बाद लोगों ने वहां निकलना बंद कर दिया। बस और एम्बुलेंस के पहिए भी थम गए, जो यहां से आवागमन होता है वो भी थम गया इस बारिश के चलते। छत्तीसगढ़ के बहुत से इलाकों में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बहुत सी जगहों पर इन नदी नालों पर पुलिया भी नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में बाढ़ आने पर कई दफा लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इन्हीं नदी नालों से गुजरते हैं। एक ऐसी तस्वीर सामने आई गरियाबंद से, जो कि लोगों की चिंता बढ़ाती है। देखिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि बस किसी तरह ट्रैक्टर और इस पर सवार किसान की जान बच गई। नदी का जलस्तर थोड़ा और बढ़ता तो इन लोगों की जिंदगी पर बड़ा संकट खड़ा हो जाता। यहाँ के मैनपुर के धोबंडी घाट पर धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था। नदी में थोड़ा पानी देख किसान ने अपना ट्रैक्टर नदी में उतरवा दिया। तभी अचानक सोंढरो नदी में बाढ़ आ गई, ट्रैक्टर फंस गया और किसी तरह जान बचाकर ट्रैक्टर ड्राइवर और किसान नदी से बाहर निकले। इसके बाद एक दूसरे ट्रैक्टर को लाकर इस ट्रैक्टर को खींचकर निकाला गया। यहाँ आसपास के ग्रामीणों के साथ ही जनप्रतिनिधियों का कहना है कि कई बार प्रशासन से नदी और नालों पर पुल की मांग की गई है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। आना जाना जो मार्ग में करते हैं ग्रामीण, उनको बहुत तकलीफ होती है। हम पुनः मांग करते हैं कि ऐसे जहाँ भी इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, आप देखेंगे इस क्षेत्र में राजापड़ा से गौरगांव मार्ग में 4 नदी है, वहाँ भी पुल सेंक्शन हो गया है। फिर भी वो सिर्फ अधिकारियों से पता करने से ये चलता है कि सिर्फ टेंडर प्रोसेस में है, वो नहीं बनाया जा रहा है। बरसात के दिनों में पूरे क्षेत्र जो टापू में तब्दील हो जाता है। खैर, इस बार तो ये लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अगर हालत यही रहे कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। उम्मीद है प्रशासन इस तरफ ध्यान देगा और लोगों को आने वाली मुश्किल से निजात मिल पाएगी। पुरुषोत्तम पात्रे, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ हुई है। गढ़चिरौली और कांकेर बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ की खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ गढ़चिरौली और खबर ये है कि कांकेर बॉर्डर पर हुई है। गढ़चिरौली और कांकेर बॉर्डर पर मुठभेड़ में घायल जवानों को अस्पताल लाया गया है। जवानों को रायपुर रेफर किया जाएगा। 2 जवान घायल हुए हैं। गढ़चिरौली के छिंद भट्टी के जंगल में मुठभेड़ की खबर है। तो नक्सली मुठभेड़ हुई है, जवान और नक्सली आमने सामने। मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की सूचना है। तुरंत इन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया और खबर यह है कि अब इन्हें रायपुर भी लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से घायल जवानों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया। उचित इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जाए। गढ़चिरौली के छिंद भट्टी के जंगल में ये मुठभेड़ अभी भी हो रही है, खबर ये भी है। तामेश्वर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। तामेश्वर, बताइए क्या अपडेट है? 2 जवान घायल हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है और मुठभेड़ को लेकर क्या खबर है? देखिए विवेक, ये पूरा मामला जो है गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के जारावंडी थाना के चीन भट्टी के जंगल का है। चीन भट्टी के जंगल में आज मुठभेड़ हुई, जिसमें C-16 कमांडो और CRPF के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन में निकले हुए थे। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। जवानों ने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे जो 2 जवान है वो घायल हो गए, क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ के कांकेर का लगा हुआ क्षेत्र है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का। इसलिए जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर जो है 2 जवानों को अभी जो खबर मिल रही है रायपुर न ले जाकर इनको गढ़चिरौली के अस्पताल ले जाया जा रहा है, ताकि जो है उनका समुचित इलाज किया जा सके। कई नक्सलियों की घायल होने की खबर है। जो जवान है उनको सिर्फ मामूली चोटें आई है, जिनको इलाज के लिए गढ़चिरौली ले जाया गया है। अभी भी जो है उस क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। कितने जवान अभी भी वहां पर हैं और कितने नक्सलियों के घायल होने की खबर है? नक्सली कितनी संख्या में, कोई ये जानकारी मिल पाई है अभी? देखिए भैया, क्योंकि मानसून का समय है, मानसून में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाना जो है एक चुनौतीपूर्ण काम रहता है, लेकिन हमारे जवान लगातार इस मानसून में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं। जवान जो है वो गढ़चिरौली क्षेत्र से घुसे हुए थे, क्योंकि ये जो है
महाराष्ट्र पुलिस का जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन था, तो वाजिब सी बात है कि भारी संख्या में फोर्स जो है इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल था। अभी जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि कितने जो है जवान घायल हैं, लेकिन भारी संख्या में जवान जो है नक्सली जो है घायल होने की खबर आ रही है और उस इलाके में सर्च अभियान जारी है। हो सकता है कि कई नक्सलियों के 100 भी बरामद हो सके और नक्सली सामग्री भी बरामद हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखें, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। इधर रायपुर में बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में लग गई है। मतदाता सम्मान कार्यक्रम के माध्यम से निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और इसी कड़ी में रायपुर ग्रामीण में भी मतदाता सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। इस समारोह के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सांसद निधि के 1 करोड़ रुपए रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को देने का ऐलान किया है। तमाम मुद्दों को लेकर विस्तार न्यूज ने उनसे बातचीत भी की है, सुनिए। डबल इंजन सरकार बनाने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद दिया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रिपल इंजन सरकार की भी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बड़ा कार्यक्रम जो है विधानसभा में, देखिए पूरे देश में सभी लोकसभा क्षेत्रों में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभी तक रायपुर लोकसभा के ये 5वें विधानसभा में है, अभी उत्तर 6वीं विधानसभा में होगा और अगले 2 दिनों में हम सभी 9 विधानसभाओं में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम करेंगे। गृह विभाग की बैठक भी थी और उस बैठक के बाद एक लेटर जो आया है, आदेश आया है कि गौ तस्करी को लेकर सख्त कानून जो है वो पालन कर। जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास पर हम खरे उतर पाएं और इसके लिए रायपुर में जो गुंडे, बदमाश, मवाली, अतिक्रमणकारी ऐसे जो लोग हैं उनके प्रति पुलिस को सख्त होना चाहिए और रायपुर को अपराध मुक्त बनाने के लिए, क्योंकि ये राजधानी है, उसके लिए पुलिस को कड़े कदम उठाना चाहिए। रायपुर को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रदेश को कड़े कदम उठाने चाहिए और इसको लेकर अब जो है वो बड़े कदम जो है उठाए जा रहे हैं और आज आदेश भी आ गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि पुलिस की धमक राजधानी सहित पूरे प्रदेश में दिखाई देनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। और आपने कुदरती तौर पर मिलने वाली चीजें खूब देखी होंगी, लेकिन आज हम जिस चीज की बात कर रहे हैं आपके सामने वो बहुत कीमती है, गरीबों के लिए सोने से कम नहीं है। आखिर क्या है इस चीज का नाम और क्यों कहते हैं इसे गरीबों का सोना, देखिए इस रिपोर्ट में। बारिश का मौसम छत्तीसगढ़ में छा चुका है। नदियां, नाले और पहाड़ सभी मानसून का स्वागत कर रहे हैं। इसी मानसून और बारिश की देन है एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए आदिवासी और बनवासी जंगलों की खाक छानते हैं, क्योंकि इसकी असली कीमत का अंदाजा उन्हें होता है। ये वो चीज है जिसकी ना तो खेती की जा सकती है और ना ही इसे स्टोर करके सालों तक रखा जा सकता है। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसे पुटू कहते हैं, जिसे गरीबों का सोना कहें तो गलत नहीं होगा। कुदरती तौर पर मिलने वाली इस सब्जी का दाम 1000 से 2000 रुपए किलो तक है, जिसको स्थानीय भाषा में पुटू कहते हैं। बारे में हमारे जंगल में बहुत से पुटू है और बाहर से भी आते हैं, एमपी से उठाने के लिए उसको ले जाते हैं और बेचते भी हैं, खाते भी हैं। भैया लोग खेती किसानी वाले आदमी हैं, सवेरे भोर में उठते हैं 5-4 बजे, तो अपना गाय गोरू को एक पैरा पानी देते हैं, फिर हाथ फानते हैं, इसके बाद फिर जाते हैं पुटू उठाने। सवेरे उठ के जाए थे पुटू उठावे, फिर वहाँ से आए थे तो उसको पाई थे तो फिर आधा बेचो दे थे भाई। सुबह में हम जाते तो अपन गई वर्दन के थोड़ी चरावन, चरा के बाद आवत हम तो थोड़ा बहुत फांद लेते भाई, पानी तो निखा गिरे नहीं और फोटो एकदम जंगल में तो मारे थे गिरी से, तो हम फोटो लोरे जाते हैं, लोर के आवत हम उधर ले। पुटू को केवल कुदरत तौर पर ही हासिल किया जा सकता है। इसे मशरूम की प्रजाति भी कहा जा सकता है, लेकिन इसकी खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि यह मौसम के तापमान और आसमानी बिजली के कारण ही पैदा होता है। पुटू का रंग भूरा होता है, जिसमें ऊपर की परत पतली होती है और अंदर का गूदा सफेद रंग का होता है। एमसीबी जिले में साल वृक्ष का क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए यहाँ पुटू सब्जी सबसे ज्यादा होती है। मौसम की शुरुआत में यह सब्जी लगभग 1000 से 2000 रुपए तक बिकती है, लेकिन सप्लाई बढ़ने पर पुटू 200 से 300 रुपए किलो तक मिल जाता है। क्या भाव बेचते हैं इसको? इसको 20 रुपये भी कहा है, 1000 रुपये किलो। और अभी क्या भाव है? 300 रुपये किलो। इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होता है? नहीं होता। पोषण से भरपूर है पुटू, प्रोटीन और विटामिन भरपूर है पुटू।
पुटू में होता है भरपूर विटामिन डी। प्रोटीन, फाइबर, सेलेनियम भी पुटू में मौजूद है। पुटू में पोटेशियम और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। पुटू जमीन में उगने वाली एक जंगली सब्जी है। ये सब्जी बारिश के मौसम में साल और सरई पेड़ के नीचे उगती है। छत्तीसगढ़। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ी खबरें हम आपको बता रहे थे, लेकिन इस बीच एक खबर यह भी है मंदसौर से। वो तस्वीर आपके लिए दिखाना जरूरी है। मंदसौर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई हुई, जिसमें साख्थली से आए किसान शंकर लाल पाटीदार ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में लोट लगा दी और इसे देखकर सभी अधिकारी बाहर आ गए। इस बीच एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर आवेदक की ओर दौड़े और जनसुनवाई कक्ष में उसको लेकर गए, जहां अधिकारियों ने चर्चा में किसान ने बताया कि 14 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, 25 से ज्यादा बार जनसुनवाई में आ चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको बातचीत भी सुनाते हैं। विस्तार न्यूज उन्हीं किसान के गांव में आ पहुंचा। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, शंकर लाल जी नाम है। शंकर लाल जी से जानते हैं कि आखिरकार वे कब से परेशान है और क्यों परेशान है। शंकर लाल जी, 10 से 14 साल हो गया परेशान है और आवेदन देने थक गया, कोई अधिकारी सब सुनते नहीं। आप कल वहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय गए थे, क्या किया वहाँ पे? कुछ नहीं कहते, चल रहा तुम्हारे घर आएगा, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कितने दिन में नहीं आया। हम 15 दिन बाद फिर लौट के उसके आवेदन देंगे हम कलेक्टर को। कितनी जमीन मतलब हड़पी है? ये 9 बीघा जमीन। आपने वहाँ पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में लोट क्यों लगाई? लोट इसलिए मैं परेशान हो गया, इसलिए लोट लगी। बहुत परेशान, अधिकारी से परेशान में और पैसे मांगते हैं। शंकर लाल जी, आपकी जो बात है, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी सीएम, आप क्या मांग करना चाहते हैं विस्तार न्यूज के माध्यम से? करना चाहते कि सीपीआई से जांच कराने के लिए कि मांग करो, फर्जी नाम दूसरी की बहन की जगह बच्ची का फोटो लगाकर रजिस्टर करें। देखिए, ये शंकर लाल जी है जो कि साफ बता रहे हैं कि इनकी जो जमीन है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं विदिशा से, जहां पर 2 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है। उसका अपहरण करने वाली भी एक 14 साल की नाबालिग लड़की है। तस्वीर आप देखिए, छोटा सा बच्चा दहलीज पर बैठा हुआ है, एक लड़की आती है उसके पास और चुपचाप उसको गोद में लेकर फरार हो जाती है। लाइव अपहरण की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बसोदा में रहने वाले मुकेश शर्मा ने बताया कि 12:30 बजे उनके पास घर से फोन आया कि उनके 2 साल का बेटा मिल नहीं रहा है, जिसके बाद उसका अपहरण हो गया। सीसीटीवी चेक कराया गया, एक लड़की उस बच्चे को ले जाती हुई नजर आई है, जिसके बाद पुलिस तक मामला पहुंचा। 14 साल की बच्ची के कब्जे से उस बच्चे को बरामद भी कर लिया गया है। इसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है और अनुसंधान जारी है और इसमें ट्रैक किया जा रहा है कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। इसमें दोनों एंगल को देखा जाएगा कि या तो ये भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे की भीख को उठाया गया है, अपहरण किया गया है, या किसी और के द्वारा इनको हैंडलिंग किया जा रहा था, जिनके लिए ये बच्चे को